दोस्तों अपन बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मैंने आपको उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझा दी थी। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन करता है। एक बार फिर कह रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसलिए हैं कि वो ऊर्जा या एटीपी का निर्माण करता है। इस एटीपी का निर्माण भी करता है और इसका स्टोरेज भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होता है इसकी मैट्रिक्स में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्रेब्स साइकिल से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्स में होते हैं, सिवाय एक एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं होकर इनर मेम्ब्रेन पर पाया जाता है। क्रेब्स साइकिल में बहुत सारी चीज़ें जब अपन क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, लेकिन क्रेब्स साइकिल में जो बाई प्रोडक्ट या सब उप उत्पाद या अन्य बायोकेमिकल सब्सटेंस बनाने के काम में आ जाते हैं। मतलब क्रेब्स साइकिल में जो बीच में से, जैसे सपोज करें अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है, किस में बनता है? क्रेब्स साइकिल में। वो किससे रिएक्ट कर लिया? अमोनिया से, और किसका निर्माण कर देता है? अमीनो एसिड सिंथेसिस कर देता है। इसी क्रेब्स साइकिल का एक बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद सक्सिनाइल कोएंजाइम भी है, और यही सक्सिनाइल कोएंजाइम किसका फॉर्मेशन करता है? क्लोरोफिल सिंथेसिस या फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब यह है कि क्रेब्स साइकिल तो होता ही है, उससे जो एनर्जी बनती है, जो भी प्रोसेस होती है, वो जब अपन क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन उसके कुछ उप उत्पाद अन्य पदार्थ बनाने के भी काम में आते हैं, जैसे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड अमीनो एसिड बनाने के काम में आता है, और सक्सिनाइल कोएंजाइम क्लोरोफिल बनाने के काम में आता है। तो ये भी एक माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें ऑक्सीडेशन द्वारा NADPH2 या FADH2 से ATP फॉर्मेशन होता है। पिछले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन पर दो चीज़ें थी, एक तो सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और दूसरा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और उसी ETS में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ETS कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। NADPH2 से ATP बनती है और FADH2 से भी ATP बनती है। अगर एक NADPH2 से कितने ATP बनेंगे? 3 ATP। और एक FADH2 से कितने ATP बनेंगे? 2 ATP। NADPH2 से जब ATP बनती है तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है, तो तीसरा काम। चौथा और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। देखो क्या होता है प्रकाश श्वसन, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहली बात, प्रकाश श्वसन में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। 3 चीज़ें। माइटोकॉन्ड्रिया, या यूँ भी कह सकते हैं PCM, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों कोशिकांग कौन सी प्रक्रिया में भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में। प्रकाश श्वसन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? डेकर ने। मैं जनरल बातें यहाँ बता रहा हूँ, डिटेल प्रकाश श्वसन क्या होता है जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इस प्रकाश श्वसन में प्रथम स्थायी उत्पाद ग्लाइकोलिक एसिड होता है, और ग्लाइकोलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। इसलिए फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन की पूरी प्रक्रिया को C2 साइकिल भी कहते हैं, C2 चक्र भी कहते हैं। प्रकाश श्वसन जनरली सामान्यतः C3 पादपों में ही होता है। C4 पादपों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं होता, कौन से एंजाइम की वजह से ऐसा होता है, वो भी अपन बात करेंगे। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में आपको बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात,
इसके क्रेब्स साइकिल के बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद भी अमीनो एसिड और क्लोरोफिल सिंथेसिस में भाग लेते हैं। सबसे बढ़िया बात, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का सिंथेसिस करता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा NADPH2 से भी ATP बनाता है और FADH2 से भी ATP बनाता है। NADPH2 एक NADPH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP बनती है। प्रकाश श्वसन कौन सा चक्र है? C2 चक्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिक एसिड। PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नहीं, पैरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया 3 ऐसे कोशिकांग है जो किस प्रोसेस में भाग लेते हैं? प्रकाश श्वसन में। जैसे 4 ऑप्शन आ गए, इनके अलावा कोई नेक्स्ट एक और जोड़ दिया उसमें और फिर बोला गया कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश श्वसन में भाग नहीं लेता? तो याद रखें, प्रकाश श्वसन में पैरोक्सिसोम, क्लोरोफिल और माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेते हैं। अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति और प्रोकैरियोट कोशिका से समानता के बारे में डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब मैं आपको बताता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के बारे में। वैसे पिछले जब मैंने आपको ओरिजिन ऑफ सेल बताया, जब भी इसके बारे में बताया था, अगर अब पिछले वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक है तो यहाँ भी मैं आपको बात बताता हूँ। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो दोस्तों, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो गन्ने के जूस निकलने के तरीके के समान है। गन्ने का जूस निकलते सभी ने देखा है। एक बार गन्ना डाला, जूस निकल गया, एक बार फिर डाला, फिर निकल गया, उसके बाद मरोड़ के गन्ने को फिर डाला, फिर जूस निकल गया। लास्ट में अगर कुछ बच गया तो नींबू फंसा के और डाला, वो बचा हुआ जूस भी निकल गया। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ हल्का हल्का दूसरे टॉपिक के बारे में भी बताता हूँ। वो टॉपिक आता है तब नेक्स्ट वाले से कनेक्ट करता हूँ। जब पूरा मेन टॉपिक आएगा आपको बिना कुछ कहीं सारी बातें आप बोलने लगो। ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बता रहा था और पहले भी एक वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको पता है हुआ क्या था। एक वैज्ञानिक थे लिन मार्गुलिस। ये देखिए, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति के बारे में बताया और इन्होंने जो सिद्धांत बताया उसका नाम भी इन्होंने बोला एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसका क्या नाम है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। देखो, नाम भी अगर अपन ध्यान से देख लेना तो भी चीज समझ में आएगी। सिम्बायोसिस, सहजीवी संबंध, 2 जने साथ साथ रहें और दोनों को फायदा हो, ऐसा संबंध सहजीवी संबंध है। और एंडो का मतलब किसी कोशिका के अंदर। वास्तव में इसका क्या मतलब था? लिन मार्गुलिस की एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक प्रेडेटर कोशिका थी, ये देखिए, और इस कोशिका ने बाहर से आए हुए एक एरोबिक बैक्टीरिया, वायवीय श्वसन करने वाले बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु का भक्षण कर लिया। ये वायवीय जीवाणु इस प्रेडेटर सेल के अंदर आ गया। किसकी थ्योरी? लिन मार्गुलिस थ्योरी का क्या नाम है? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। क्या कह रहे हैं ये कि एक वायवीय जीवाणु एक प्रेडेटर सेल के अंदर आ गया और अंदर आ गया एंडो, और इसी सेल के अंदर आने के बाद इस प्रेडेटर सेल से इस बैक्टीरिया का पाचन नहीं हो सका।
इसने इस बैक्टीरिया का, एरोबिक बैक्टीरिया का डाइजेशन नहीं किया, तो ये वायवीय जीवाणु इस प्रेडेटर सेल के अंदर ही रहने लग गया। इस प्रेडेटर कोशिका ने इसको सहारा दिया, जगह दी रहने की, और ये वायवीय जीवाणु यहाँ आकर श्वसन की प्रक्रिया द्वारा इसको एनर्जी प्रोवाइड करने लग गया। और इसी को बाद में क्या कहा जाने लगा? माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन इस तरीके से बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला बैक्टीरिया था जो किसी प्रेडेटर सेल के अंदर चला गया। प्रेडेटर सेल से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया और वो उसी के अंदर रहने लग गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। दुनिया में जितने भी रिलेशन हैं सारे सिम्बायोटिक रिलेशन हैं। अगर आप किसी का फ़ायदा करेंगे तो वो भी आपका फ़ायदा करेगा। ये देखिए, घर वालों का रिलेशन भी सिम्बायोटिक रिलेशन है। आप सोचें कि मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, बाद में पता लगा कि आपके 10 में से 5 ही नंबर आए, 10 में से 0 ही नंबर आए, घर वालों का सारा प्यार बाहर आ जाता है। कारण वो आपकी पढ़ाई में जितना खर्च कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप उसका सही इस्तेमाल करें। यही सिम्बायोटिक रिलेशन है। सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशन पर अपन और भी कभी डिटेल में बात करेंगे। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन के बारे में आपको पता लग गया। इस थ्योरी से एक और बात पता लगी कि वास्तव में अगर माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया है तो आपको पता है जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु हैं, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो कौन से किंगडम में आते हैं? मोनेरा में। बैक्टीरिया 2 होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पहले आपको एक वीडियो में बताया, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल प्रोटीन की बनी होती है और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कि सर ये क्या बता रहे हो आप, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे हो? भाई माइटोकॉन्ड्रिया पहले एरोबिक बैक्टीरिया था। अब बाद वाले वैज्ञानिक को ये तो लगे ना कि यार माइटोकॉन्ड्रिया जब बैक्टीरिया था तो उसमें बैक्टीरिया किस में आता है? मोनेरा में। और बैक्टीरिया की जो सेल है वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे पूरा मोनेरा किंगडम में जो भी आता है उन सब की सेल कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक ही होती है। अब ओरिजिन के हिसाब से अगर माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया है तो उस माइटोकॉन्ड्रिया का सिमिलरिटी किसके साथ होना चाहिए? प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अब उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें और क्या माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोट सेल दोनों में कोई सिमिलरिटी, कोई समानता है? अगर समानता है तो इस थ्योरी को और बल मिलेगा कि हाँ यार शायद माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन ऐसे ही हुआ हो। और पहली समानता तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर मेम्ब्रेन की तरह क्या पाए जाते हैं? पोरीन पाए जाते हैं। पहला, प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसमें जीसी रिच रीजन ज़्यादा होते हैं एटी रिच रीजन से, और माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी जीसी रिच रीजन ज़्यादा थे। इससे आइडिया लगा कि है तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम हैं वो राइबोसोम भी 70S टाइप के हैं, और यही 70S टाइप के कौन सी सेल में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में।
दोस्तों मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन की थ्योरी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और उस थ्योरी के बाद इस बात का भी और सारे प्रमाण मिले कि प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ तो सिमिलरिटी है। इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं एक एरोबिक बैक्टीरिया जब प्रेडेटर सेल के अंदर चला गया, प्रेडेटर सेल ने उसका डाइजेशन नहीं। दोस्तों अपन बात कर चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन, उत्पत्ति के बारे में और उसकी प्रोकैरियोट सेल से सिमिलरिटी के बारे में। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उस पर अपन बात कर रहे हैं और वो है माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन क्यों कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में रहता है तो बाइनरी फिजन या द्विविभाजन द्वारा दो माइटोकॉन्ड्रिया में टूट जाता है, एक के दो। माइटोकॉन्ड्रिया जब साइटोप्लाज्म में रहता है तो इसमें स्वतः जनन सेल्फ रिप्रोड्यूस और किस प्रोसेस द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा ये एक का डबल होने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन अगर कोशिका के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया को रखा जाए तो फिर ये बाइनरी फिजन द्विविभाजन द्वारा जनन नहीं कर सकता। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग। कोशिका के अंदर रहेगा तो बाइनरी फिजन करेगा, बाहर रहेगा तो फिर डिवाइडेशन या द्विविभाजन या जनन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही कई बार इसी कॉन्सेप्ट को ऐसे भी कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी आवश्यकताओं की कुछ प्रोटीन जो है उनका निर्माण तो खुद के डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें जीसी रिच रीजन ज़्यादा और 80 कम होते हैं, जो प्रोकैरियोट से सिमिलरिटी वाला था। लिखा भी है मैंने, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो काम आएगी सारी प्रोटीन खुद के डीएनए से नहीं बना पाता। कुछ प्रोटीन के लिए इसको जो केंद्रक में डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, उस पर भी डिपेंड रहना पड़ता है। और ये सवाल पूछा भी गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में काम आने वाले ऐसे एंजाइम या ऐसे प्रोटीन जिनका निर्माण क्रोमोसोमल डीएनए द्वारा होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और एटीपेज, ये दोनों काम में तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन किस डीएनए द्वारा होता है, क्रोमोसोमल डीएनए के द्वारा। इन दोनों के अंदर अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी एंजाइम हैं उनका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से करता है। तो आपको क्लियर हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों है। अगर यही बात अपन क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी बात करते तो भी यही बात अपन कहते कि क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, अर्ध स्वायत्त अंग है। उसमें भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि वो भी सेल के अंदर रहेगा तो बाइनरी फिजन करेगा, बाहर रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या है, अर्ध स्वायत्त अंग है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कौन से एंजाइम काम तो माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं लेकिन निर्माण क्रोमोसोमल डीएनए द्वारा होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और एटीपेज एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी आप उसको ध्यान से पढ़ें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे बाहर माइटोकॉन्ड्रिया के एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो दोबारा पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के वीडियो को आप ध्यान से देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करें, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं।